हेलो मेरे प्यारे बच्चों पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम टू वेलकम टू सचिन सर फिजिक्स, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics बच्चों। कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट दे दिया है बेटा, आप लोगों की एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्जामिनेशन वो 15 फेब आई थिंक 17 फेब से स्टार्ट हो रही है। मुझे स्पेशली फिजिक्स की डेट याद है 21 फेब, और उससे पहले हमारे पास में 3 दिन का समय रहेगा। ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त जितना हो सके उतना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी बुक बैग एक्सरसाइज कीजिए और सारे डेरिवेशन सारे कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। आपकी हेल्प करने के लिए बेटा इस चैनल पर 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्लेलिस्ट विजिट करना है। साथ ही आप दबंग बैच एंड चाणक्य नीति 5.0 और दबंग बैच का पूरा वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट से देख सकते हैं वन शॉट वीडियो के अंदर। उसकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा हूँ एंड साथ ही साथ कमेंट में पिन कर देता हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन करके समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, उन्हें किस तरह से लिखना है। मैं सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें मार्किंग की स्कीम किस तरीके से बेटा मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, दिस विल सीरियसली चेंज योर माइंडसेट। क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा फिजिक्स तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, सैम्पल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे और इस बार भी सीबीएसई के इसी सैम्पल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो डिट्टो क्वेश्चन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, बट बच्चा उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहता है। सेक्शन ए आप लोगों का 16 तक एमसीक्यू है, 16 जो है एमसीक्यू है बच्चा, टोटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, राइट। तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। उसके बाद आपके सेक्शन बी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ डेरिवेशंस आ सकते हैं 10 मार्क्स का। और उसके बाद आप देखिए सेक्शन सी जो है 22 से 28 तक, ये आपके 3 मार्क्स का सवाल है। सेक्शन डी में आपका टोटल 2 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स का, और ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। और सेक्शन ई जो है 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन का लेवल है। इस वक्त जो ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनके मन में एक और प्रश्न होगा कि चीकू भैया हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है सैम्पल पेपर की, बट पिछले कई समय से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने चीकू भैया की बात सुनी और वो बुक लिया और उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके का जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। उनका जो फिजिक्स के प्रति अप्रोच था वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ऐसे तो सारी किताबें बच्चों ठीक है, लेकिन जो पर्सनली मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे भी ऑफलाइन में जो विद्यार्थी आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ बच्चों, ओसवाल का बुक। ये सैम्पल पेपर आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आपका जो भी है वो कर सकते हैं बच्चों। पीछे हमारे जीतू भैया भी छपे हुए हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो क्वेश्चन का लेवल जो मैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से देखता हूँ तो बिल्कुल मिलता जुलता है। थोड़े क्वेश्चंस घुमाए जरूर हैं, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। तो मैं ये बुक आपको रेकमेंड कर रहा हूँ बच्चा, सैम्पल पेपर ओसवाल का। आप इसे परचेज कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या आप ऑफिशियली या फिर कहीं पर भी आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके पास कोई किताब नहीं है प्रैक्टिस की तो जरूर आपके पास एक किताब होनी चाहिए, एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों अभी शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सबसे पहला सवाल, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो देखिए एमसीक्यूज है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा, जिस प्रकार से जेईई और नीट के विद्यार्थी जो है लगाते हैं। देखते जाइए बच्चों, आपको आनंद की अनुभूति होगा, लगे बहुत ही विज्ञान ही जीवन है। एग्जिस्ट इन अ रीजन, लेट ए बी द ओरिजिन। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कहीं पर ए जो है वो ओरिजिन है, यानी 0 0 पर है। उसके बाद कहता है बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये अगर ओरिजिन है 0 तो ये x बराबर 1 मीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट बी आ गया। उसके बाद कहता है एंड सी बी द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पर होगा, ये आपका सी पॉइंट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे कहता है कि इनमें से क्या सही है। सो बच्चों देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आपने मेरे दबंग बैच के वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा मैंने ये सिखाया है बेटा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो लेस है और इसका जो पोटेंशियल है वो हाई है। प्लस एट द सेम टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम परपेंडिकुलर जाते हैं तो वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कहा जाता है। यानी करेक्ट आंसर है वी ए इज इक्वल टू वी सी एंड ग्रेटर देन वी बी। ए और सी सेम है और बी जो है छोटा है, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये हो गया आपका पहला सवाल। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट
गेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। इसीलिए लास्ट समय में फिजिक्स को मैं यही कहना चाहूंगा बेटा कि आप कोई ऐसी जगह से पढ़ाई कीजिए जहां से आपको फिजिक्स पढ़ के मजा आ जाए, आनंद की अनुभूति आ जाए। एंड ये वो चैनल है जहां से लाखों विद्यार्थी, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों अब तक पढ़ के जा चुके हैं। लास्ट में भी आते हैं, वो यही बोलते हैं कि काश चिकू भैया हमें पहले मिले होते। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब अगला सवाल देखिए, ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्योंकि मैं नीट की तैयारी खान ग्लोबल स्टडीज पर करवाता हूँ बच्चों, तो अच्छे से पता है मुझे। अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो दो कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको हमने किसी तार से जोड़ दिया। जैसे एक हाई टेम्परेचर बॉडी होती है, एक लो टेम्परेचर बॉडी होती है, तो हमेशा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। उसी तरीके से जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब तक जब तक कि दोनों का वोल्टेज इक्वल ना हो जाए, पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, V1 इक्वल्स टू V2 ना हो जाए। तो मैं कह दूं कि V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि K Q1 के बटे में R1 इज इक्वल टू K Q2 के बटे में R2। K से K कट गया, सो Q1 और अपॉन में Q2 इज इक्वल टू बच्चों आ गया R1 के बटे में R2। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आगे क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द either of their radius. The ratio of the magnitudes of the electric field at the surface of the sphere of radius R1 and R2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, नीचे वाला इसका ऊपर चला जाएगा और फिर ये K Q2 हो जाएगा। देखो कट गया, और Q1 अपॉन Q2 जो आ रहा था वो आपका R1 अपॉन R2 है, तो ये आपका हुआ R1 अपॉन R2, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो बेटा क्या कैंसिल हुआ, ये इससे कटा, ये इससे कट गया, सो द आंसर इज R2 डिवाइडेड बाई R1, R2 डिवाइडेड बाई R1, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चा, बहुत अच्छा सवाल है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस A, तो एक लॉन्ग वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन जो रेडियस है बेटा वो इस प्रकार से A दे रखा है। अच्छी बात है, आपसे कहता है कि स्टडी करंट इसमें से I चल रही है, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। इसकी क्रॉस सेक्शन में करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज दैट करंट इज I। नाउ द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A/2 अबव द सरफेस, यानी यहाँ से A/2 जितना डिस्टेंस, और ये ऑलरेडी A है ही, तो पूरा जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 3A/2। आप समझ पाए, A तो ऑलरेडी रेडियस है ना, डिस्टेंस हम कहाँ से मापते हैं, सेंटर से। बच्चे यहीं पर गलत पढ़ते हैं फिजिक्स, वो बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लेते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2πr, बट R कहाँ से, R तो डिस्टेंस है बट कहाँ से, तो सेंटर ऑफ द एक्सिस से डिस्टेंस है। तो ये A और ये A/2 दैट मींस 3A/2। आपसे कहता है यहाँ पर आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है और सरफेस ऑफ द वायर टू दैट ऑफ पॉइंट A/2 बिलो इट्स सरफेस, सरफेस से नीचे A/2 यहाँ कहीं पर, तो इसको मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, तो पॉइंट 1 इस वायर के बाहर है। तो जैसा कि आप जानते हैं वायर के बाहर का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन में बेटा 2πA। A is the distance, R कह देता हूं मैं इसको, सो म्यू नॉट I अपॉन में 2π एंड दिस इज 3A/2। यहां पर कर लो, फॉर्मूला से याद आया बच्चों। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने चीकू भैया से कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूले का रिवीजन, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट करेंगे बेटा तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, डेफिनेटली मैं टाइम निकाल करके वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया बाहर की तरफ। अब अंदर के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू नॉट I R1 अपॉन में 2π एंड देन A का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बेटा। तो R1 मतलब अंदर की तरफ कितना डिस्टेंस, सो ये है बेसिकली A/2, ऑलरेडी 2 था ही, A का स्क्वायर ये कट गया, सो म्यू नॉट I अपॉन 2 × 2 4πA, ये मेरा B2 हुआ। यहाँ कितना आया था, सो म्यू नॉट I यहाँ पर है 2 से 2 कट कर दीजिए, सो 3π एंड देन A। सो व्हेन यू डू अ रेशियो तो आपका रेशियो हो जाएगा 4/3, बिकॉज यहाँ पर 4 है ना, 3/4 हो जाएगा, सॉरी, तो 1/3 नहीं 4/3, 4/3 चमका। इसका और इसका रेशियो लेंगे तो बटे वाला जो 4 है बच्चा वो ऊपर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 4/3। गुड, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन, बहुत अच्छे से मैंने वे ऑप्टिक्स के 1 शॉट में सिखाया है कि अगर हम किसी बंद कमरे में होते हैं तो हम दीवार के उस तरफ रहे हुए आदमी को नहीं देख सकते, बट बच्चा हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। ये चीज क्या बता रहा है कि मेरे माउथ से निकला हुआ जो वेव्स है वो दरवाजे के बीच का जो गैप है वहां से होते हुए डिफ्रैक्ट हो गया। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है वेव्स का मुड़ जाना,
तो साउंड वेव डिफ्रैक्शन करती है, लाइट वेव भी डिफ्रैक्शन करती है, बट लाइट वेव का डिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, बट होता दोनों में। तो साउंड वेव डिफ्रैक्ट्स मोर देन द लाइट वेव, बट डिफ्रैक्शन दोनों में होता है। इसीलिए हम एक दूसरे को सुन पाते हैं, भले हम एक दूसरे को देख ना पाए, ऐसे किसी कमरे में चिल्ला के बोलेंगे तो सुनाई दे देगा, है ना। इस स्टूडियो में बाहर की तरफ कोई चिल्ला के बोलेगा सचिन सर बाबा एसएसपी, मैं सुन लूंगा, लेकिन उसको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि लाइट वेव मुड़ नहीं सकती, है ना। बट होता दोनों में, तो आंसर आएगा साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव। अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.001, ये एरिया हो गया, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, ये इतना डिस्टेंस हो गया। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट वेरीज एट अ रेट ऑफ, यहाँ बच्चों 108 नहीं है, एम्बुलेंस का नंबर हो गया ये, तो 10⁸ वोल्टेज पर सेकेंड, ऐसा कह रहा है। देन द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर इज, थोड़ी बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना है बच्चों, उड़ी बाबा। तो आई डिस्प्लेसमेंट करंट, आई का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, तो dq/dt होता है। क्या हम यहाँ पर ले सकते हैं Q के जगह पर C इंटू वी, जी को भैया बिल्कुल, हाँ भैया आना बोलना पड़ेगा। C बाहर कर दो, C का फॉर्मूला हो गया A∈0/d, और जो आपका ये dV/dt है वो है रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। क्या हमें गिवन है, हाँ भैया गिवन है। एरिया कितनी है बेटा, तो 0.001, तो मैं लिख सकता हूँ 1/123, ये एरिया हो गया। ε0 है बेटा 8.85 10⁻⁻12, ओ हो, और अपॉन में d, अपॉन में d इज द डिस्टेंस, कितना है, तो 1/1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। फिर dV/dt, तो dV/dt देखो 10⁸ है, तो ये 3 जीरो से ये मर गया, एक ऊपर चला गया, तो ये आया 8.85 10⁻⁻12 प्लस 8 -4 -3 8.85 10⁻³ एम्पियर, है ना। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है बच्चों, तो दबा करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिए, सिर्फ थियोरी पढ़ने से नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको ये ओसवाल का बुक रेकमेंड किया है। प्लस आपकी फिजिक्स को आसान करने के लिए चैनल पर दबंग बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कहीं कोई बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है। इस चैनल से बहुत सारे विद्यार्थी लास्ट में आते हैं बेटा और पढ़ के जाते हैं, और वो बोलते हैं, कमेंट करते हैं। आप लास्ट ईयर का रिस्पॉन्स भी आप देखोगे दबंग बैच के अंदर कि यार काश हमें ये चैनल पहले मिला होता, बिकॉज हम इतनी मार्केटिंग और ये सब करते नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर दबंग बैच देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। इन अ सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस VC, और फिर बच्चों VL, ये सब के सब कितना है, 10 वोल्टेज है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा, ये सब 10 वोल्टेज है। टी-शर्टवा ससुरा इतना बड़ा छुआ जा रहा है, मैक्सी इसको बोल रहे हैं बच्चों। तो इसका फॉर्मूला ही होता है यार VR का I इंटू आर, आर को मैं RMS कह दूं सोर्स करंट, और फिर इसको मैं कह दूं IRMS इंटू XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये हो गया IRMS इंटू XL, क्योंकि जनरली वोल्टेज बराबर होता है I इंटू आर, बट कैपेसिटेंस के केस में रेजिस्टेंस XC होता है, और इंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस इज XL, सो दैट इज गिवन 10 वोल्टेज। नाउ आई कैन सी RMS गोना बी कैंसल, सो एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, ये सबके सब आइडेंटिकल है बच्चों। यहाँ से तो हमें ये समझ में आ रहा है, ये सबके सब क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि ये आई सब कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू X इज इक्वल टू XL ही हो जाएगा, है ना। इसको कंपेयर करोगे तो कट जाएगा, तो ये इतना हो गया, ओके। अब जरा हम आगे पढ़ लेते हैं। इस सिचुएशन में जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि Z इज इक्वल टू इम्पिडेंस R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, हाँ भैया। और XL और XC तो बराबर है, और वो किसके बराबर है, XL और XC तो कट गए क्योंकि बराबर थे, तो ये बन गया आपका R, तो Z इज इक्वल टू R है। इस सिचुएशन में जहां पर Z इज इक्वल टू R है, कैन आई राइट VRMS, मैं आगे पढ़ा नहीं हूं, इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, हाँ भैया। तो IRMS इंटू Z क्या हुआ, सोचो बच्चों, विचार करो बेटा, Z किसके बराबर आया, R के बराबर, तो जैसे ही मैं इसे लिखता हूं IRMS इंटू R C, IRMS इंटू R कितना है, 10 वोल्टेज। अब मैं क्यों ये निकाल रहा हूं VRMS, क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है स्टेटमेंट, इफ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी, हमें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जिसका फॉर्मूला है IRMS इंटू XL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस यही होगा। अच्छा,
IRMS इंटू एक्सएल की वैल्यू क्या है, एक्सएल की वैल्यू आर है, ये देखो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर. नाउ IRMS is equal to VRMS upon Z into R. So we have VRMS and that is 10 divided by, instead of this Z is equal to R, हम ये Z is equal to R नहीं लिखेंगे. Z is equal to R तब था जब LCR तीनों थे. अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है कि कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मुझे लिखना चाहिए Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट दिस XL, XL इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू R. तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2R स्क्वायर. दैट मीन्स प्यारे बच्चों √2 इंटू आर. आ गया आंसर. सो √2 इंटू आर खोपच खोपच. मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, खोपच 5√2. सो द आंसर इज उड़ी बाबा 10/√2 भी कह सकते हो, 5√2. अच्छा सवाल था. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अगला सवाल है ज्ञान आधारित क्वेश्चन है बच्चों. देखो जैसे लाइट के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है हायर से लोअर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, वही लाइट के फॉर्म में होती है. तो ये क्यू है, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स एमिट लाइट. तो मेरा जो 3 है उसका क्यू बन रहा है. 3 का क्यू कहाँ है, 3 का एस नहीं है, 3 का एस नहीं है, 3 का ओ गलती से लिखा है, 3 का क्यू. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बाकी सब अपने आप एवे ही सेट हो जाने हैं बच्चों. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चैप्टर में जो लास्ट में NCERT में टेक्स्ट बुक के अंदर जो एप्लीकेशन दिया है कि रेडियो वेव कहाँ यूज होता है, माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है ना, कैंसर जब होता है तो उसमें कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक करने के लिए, उसको अच्छे से करके जाना. सवाल बनता है, हर बार बनेगा. देखिए CBSE के अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर पे भी बना हुआ है. नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच. ये है आपका चैप्टर एटम, और एटम के अंदर हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है विच इज हाफ mv² मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच. तो हम कह सकते हैं कि जो D है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/v का स्क्वायर. अब मुझे कैसे पता चला, वेलोसिटी की बात किया है. तो जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस है 1/v² है. आई कैन से दैट D1/d2 v2 स्क्वायर अपॉन में v1 का स्क्वायर. चलिए पढ़ लेते हैं. Another alpha particle is projected with the higher energy such that the new distance of the closest approach is d/2. तो पहले d रहा होगा, अब d/2 है. What is the speed of the projection of the alpha particle? पहले क्या था, v है, तो पहले v का स्क्वायर है, सॉरी पहले v का स्क्वायर है, अब आपको v2 का स्क्वायर पूछा है, पहले v है. ठीक, तो ये कट गया, 2 ऊपर आ गया, 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर. सो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2v. आंसर अंडर रूट में 2v. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा. इसका जो रेडियस है बच्चों एक स्फीयर का वो 6 सेंटीमीटर है. एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. The distance of the virtual image from the surface of the sphere is. अब इससे बनता हुआ जो ऑब्जेक्ट का है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर. यहीं पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसी मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो रेज होती है वो आपकी इनकमिंग रेज कही जाती है. तो इस सरफेस के लिए जहां पर मीडिया सेपरेट होता है, जैसे ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, इस सरफेस के लिए बच्चों ये इंसिडेंट रेज हुई, तो दिस डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड ऑल अदर डायरेक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव. डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं, तो डिस्टेंस हम हमेशा जो सरफेस है ना, जैसे कि पोल जिसे आप कहते हो, तो इसे आप पोल या ऑप्टिकल सेंटर या एक ऐसा सरफेस कह दो मीडिया ऑफ बाउंड्री जहां पर दोनों का सेपरेशन हुआ, तो ये डिस्टेंस हम इधर आ रहा है. तो ये जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आई हैव टू टेक इट नेगेटिव, और यू भी मुझे क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा. यू भी मुझे कितना लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा. फॉर्मूला क्या था, माइनस में n1 अपॉन यू प्लस में n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r. सो माइनस n1 1, u कितना बच्चों, u 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 है आपका माइनस में 6, सॉरी प्लस में n2 कितना होता है 1.5 यानी 3/2. v इज इक्वल टू n2 माइनस n1, 1.5 माइनस 1 0.5 यानी 1/2 एंड देन r इज -6. क्या हम यहाँ से v निकाल सकते हैं,
चलिए ये आपका रहेगा HW, ठीक है। इसे करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी अपने चीकू भैया, अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी, अपने पुष्पा भैया की बात सुनेंगे और इसका सही आंसर करेंगे। बस एक करेक्शन कर लेना बेटा जो मुझे लगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। लाइट जब ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर ना, तब फॉर्मूला लगता है यार माइनस में N2 अपॉन यू प्लस में N1 अपॉन बी इज इक्वल टू N1 माइनस N2 के अपॉन में R। प्लीज हाँ बेटा, जहाँ पर N1 आपका रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो N2 है वो आपका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये आपका 1 होगा और ये आपका 1.5 है, 1.5 और यू कैन से 3/2 है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, बाकी यू और आर सेम है और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा गलत है। ये तब लगता जब ये यहाँ से यहाँ चलती, रेयर से डेंसर चलती। चलिए नेक्स्ट, कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन अ सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क इज ड्यू टू। कॉम्पैक्ट डिस्क आपने देखा है जब वो घूमता रहता है तो उस पर जो सीडी लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि सरफेस से टकराता है ना, बेंड होता है, तो उसमें जो होता है रिफ्लेक्शन तो नहीं है, डिफ्रैक्शन ही है। डिस्पर्सन 7 कलर में होता है, ये भी नहीं है, डिफ्रैक्शन ही होता है, वेव्स मुड़ जाती है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है और वो दिखता है। अगला सवाल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम्स डिपेंड स्ट्रांगली। कितने ज्यादा आप जो है डोपिंग कर रहे हो, एन टाइप में आप कितने ज्यादा पेंटावेलेंट में ला रहे हो, उससे पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा है। तो डोपिंग लेवल पर ही डिपेंड करता है कंडक्शन। If copper wire is stretched to make its radius decreased by 0.1%, then the percentage change in its resistance is। जब भी तार को खींचते हैं या तार को दबाते हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A का स्क्वायर। इस प्रकार का रिलेशन है। एरिया होता है बच्चों पाई R का स्क्वायर, सो बेसिकली इट इज पाई स्क्वायर एंड देन R पावर 4। यानी अगर मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा हूं 0.1%, तो 0.1 का 4 बार गुणा कीजिए तो 0.4 हुआ। अगर मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं तो ये 100% इंक्रीज होगा, 0.4% ये आएगा। ये गलत है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनवर्स रेशियो में है। आप बोलेंगे चीकू भैया हमने तो ये पढ़ाई करी हुई है, तो बेटा मेरा लेक्चर जरूर देखो। कौन सा लेक्चर? अब आप बोलेंगे, आप में से कुछ महानुभाव बोलेंगे भैया बार बार बैच का नाम ले रहे हैं। अरे यार यूट्यूब पे कई लोग अपने बैच को बेचते हैं, हम तो फ्री वाली चीज़ ही बार बार कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी पेड बैच से पावरफुल सीरीज़ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप देखोगे तमाम बातें चर्चा की हैं। बेटा प्लेलिस्ट इजीली अवेलेबल है और जब तक सांसें हैं ना तब तक मेरे बच्चा पार्टी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, राइट। तो ये तब लगता है जब हम वायर को खींच नहीं रहे, जब हम वायर को खींच देते हैं ना तब ऐसा हो जाता है। इसके पीछे का कारण है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जैसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए L से, तो ये देखो वॉल्यूम हो गया, तो ये आपका आ गया रो L का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यानी तभी आता है R प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर। खैर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो हम थियरी पार्ट पर नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको लेक्चर देखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है असर्शन रीजन, इनके क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखो आप। On increasing the current sensitivity of a galvanometer by increasing the number of turns may not necessarily increase its voltage sensitivity। बहुत अच्छा पॉइंट है। हम पहले करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद हम वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। दोनों में आप एक चीज देखेंगे बच्चों कि करंट सेंसिटिविटी का इंक्रीमेंट होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हुआ। इट डजंट मीन कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कारण समझिए। करंट सेंसिटिविटी बढ़ने पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है क्योंकि ये बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली, तभी ये बढ़ेगा। लेकिन यहां क्या होता है बच्चों कि यहां पर ना सिर्फ A और B को हम नहीं देख रहे हैं, ये तो कांस्टेंट एरिया B कांस्टेंट है, ये हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन R और R बराबर रो L अपॉन A। तो जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो ई से थोड़ा कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर ये बढ़ाया, चलो ऐसा मान लो जैसे N अपॉन R आपका 1/2 था मान लिया, अब मैंने N को बढ़ाया, मेरा N हो गया बच्चों 10, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा अपने आप। मान लीजिए ये 6 था तो ये 12 हो जाएगा, घटा दिया तो। मान लीजिए ये 18 है तो ये 36 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहा हूं मेरा R भी बढ़ रहा है और प्रत्येक जगह पर मेरा जो अनुपात है, मेरा अनुपात नहीं, इसका जो अनुपात है, जो रेशियो है वो कांस्टेंट है।
तो करंट सेंसिटिविटी में डेफिनेटली आपका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है, बट इट डजंट मीन कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी बढ़ेगा, मे नॉट necessarily increases its voltage sensitivity. Assertion is absolutely correct. Reason: the resistance of the coil of the galvanometer increases on increasing the number of turns. जो मैंने आपको समझाया वो सही है, तो assertion भी सही है, reason भी सही है, और ये इसका correct explanation भी, इसीलिए ऑप्शन ए भरिएगा जिसमें आता है assertion is true, reason is true and both are correct. Reason is the correct explanation of option A. चलो अगला सवाल. In a hydrogen atom there is only one electron but its emission spectrum shows many lines. बिल्कुल सही बात है. हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में हमें क्या पता. अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल हायर से लोअर में जंप करता है तो वो एनर्जी छोड़ता है, लाइमन बार्बर पास्कल ब्रैकेट फंड. तो ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिट में बैठा है, सेकंड में बैठा है कि थर्ड में बैठा है कि फोर्थ में बैठा है एक इलेक्ट्रॉन, तो जहां से जंप मारेगा अलग अलग लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम मिलेंगी. असर्शन सही है. In a given sample of hydrogen, there are many atoms, each containing one electron. Hence, many electrons in different atoms may be in the different. जो मैंने बोला वो यहीं पर है. मतलब assertion भी सही है, reason भी सही है, और reason correct explanation भी है. तो इसमें भी बच्चों आपका जो assertion reason के लिए ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ही आएगा. अगला सवाल. Nuclei having mass number about 60 are least stable. गलत. Least stable वो होते हैं जो heavy nucleus होते हैं, जिनका mass number 90 से भी ऊपर चला जाता है. तो assertion गलत है. When two or more light nuclei are combined into a heavier nucleus, then the binding energy per nucleon will decrease. गलत है, वो तो बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है. तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा. A and R both are wrong. Next है, the Broglie's wavelength of a freely falling body keeps decreasing with time. चलिए, the Broglie wavelength का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी. सो जब कोई चीज फ्री फॉल करती है तो पहले वेलोसिटी जीरो था, बाद में ग्रेविटी की डायरेक्शन में चल रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. जैसे इस चाबी को मैं नीचे फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी बिकॉज इट इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. सो मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, h कांस्टेंट है, बट ये घट जाएगा. नहीं, अगर हम ये बढ़ा रहे हैं तो ये बच्चों घट जाएगा. तो क्या यही कह रहा है डिक्रीजिंग विद टाइम? बिल्कुल सही है. द मोमेंटम ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम. बिल्कुल सही है, मोमेंटम बढ़ रहा है. तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब हम बात करेंगे बेटा पार्ट बी की. चलिए सेक्शन बी में चलते हैं. अच्छा सुन लो एक और चीज, इस वीडियो में भी समय हम बहुत लंबा आपका नहीं लेंगे बच्चा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. तो मेनली बच्चों को प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल्स में और उसके कॉन्सेप्ट में. तो मेरा टारगेट यही होगा कि मैं कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत फोकस करके रखूं. जहां पर भी थ्योरी पार्ट आया या जहां पर भी डेरिवेशन पार्ट आया तो उसके लिए मैं बेटा आपको रेकमेंड करूंगा कि आप या तो दबंग बैच का वो वीडियो देख लेना, और साथ ही ना मैं एक काम करूंगा, फुल चैप्टर 14 तक जितने भी फिजिक्स में डेरिवेशन है उसकी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बनी हुई है. मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने उसे देखा है. मैं कमेंट पे पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन करा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 17वां सवाल है. अब जैसे ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं. अब प्लेटिनम सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 5.63. वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है? वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि इतनी एनर्जी कम से कम आप देंगे ना, तब जाकर के इसमें से निकलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन. कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन. Illuminated by a monochromatic source of 1.6 10⁻15 हर्ज. तो यहां पर आप जो लाइट गिरा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ज. अच्छा, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. तो अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसका आपको मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम आपसे पूछ रहा है बच्चों. याद कीजिए ये सिचुएशन किसकी सिचुएशन है? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था बाय यूजिंग आइंस्टीन्स इक्वेशन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कहा था. हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू hf माइनस में फाइ नॉट. ध्यान दीजिएगा बेटा, h हमारे पास है 6.625 10⁻−34 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1.6 10⁻15. बट ये जो मेरा आंसर है वो जूल में है. मैं इसे ईवी में कन्वर्ट करता हूं. क्यों? क्योंकि फाइ नॉट ऑलरेडी मेरे पास में ईवी में ही है. ये अभी जूल में था और ईवी में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो जब मैं जूल से ईवी में जाऊंगा तो मैं इस नंबर से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए 1.6 10⁻⁻19। अच्छा ये देखो बच्चा 1.6 से 1.6 कट गया तो ये आता है 6.625 इंटू 10 पावर -34 में से -10 चला जाएगा, सॉरी -34 में से 10 घटाओगे तो 24, 24 में से 5 चला गया बेटा तो 19 आया, 10⁻⁻19 ये कट गया। कितनी ज़बरदस्त है ये देखो। तो ये सेट करके ही न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। अब वो बेचारे विद्यार्थी जो सोचते हैं भैया हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, ये उन्हीं से सॉल्व नहीं होता जो करना ही नहीं चाहते। आपके सामने रिजल्ट है, इसको घटा लीजिए। तो 6.625 गलत ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप बिल्कुल घटा सकते हैं इसे। 6.625 माइनस में 5.63 या है 0.99, मतलब इसको 1 EV समझ लो, 1 EV समझ ले। हाँ तो ये आ गया बच्चा हाफ mv² मैक्सिमम, बट ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर में तो क्या पूछता है, मिनिमम वेवलेंथ। तो हाफ mv² इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज व्हाट, hc by लैम्डा। एनर्जी इज व्हाट, hc by लैम्डा। तो ये है बच्चों 1 EV। अब देखना ध्यान से, कभी भी आपको लैम्डा निकालना हो और आंसर आपका EV में हो तो ये एक फॉर्मूला बताता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और ये एनर्जी EV में आएगा। यानी लैम्डा आपका डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा 12,400, और बटे में आपका जो एनर्जी है वो EV में कर दीजिए, तो EV में ही है। तो ये हो गया 12,400 एंगस्ट्रॉम। ये भैया कैसे आया, इसीलिए कह रहा हूँ थियरी एक बार आपको समझने की आवश्यकता है। ये फॉर्मूला है, नीट में हम लोग बहुत यूज करते हैं इस तरीके के ट्रिक्स को। आप चाहो तो पूरा अगर करना चाहते हो तो कर लो। आप ऐसा लिखोगे 1 EV इज इक्वल टू, ये देखो आप लिखोगे 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल, और यही किसके बराबर था, hc by लैम्डा के। लैम्डा सब्जेक्ट बनाइए, h रखिए 6.625 10⁻⁻34, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में डायरेक्टली आ जाएगा। लाना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। तो इट्स अ ट्रिक, आप कर सकते हैं, इट्स अ ट्रिक। अच्छा चलो, यहाँ पे आपके सैंपल पेपर का एक और चीज हम लोगों ने उठाया है कि CBSE मार्क कैसे देती है, मार्किंग स्कीम क्या है। तो अगर आपने पहले फॉर्मूला लिख दिया आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ होता है कि भैया पेपर में चेकिंग कैसे करते हैं, तो आप लिखते हो तो मार्क्स मिलता है, नहीं लिखने पर बच्चों को फेल किया जाता है। तो आप पेपर कभी कोरा मत छोड़ के आओ, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दो। सॉल्व नहीं हो पाया, उससे रिलेटेड जो आता है आप वो लिखो। जैसे ये फॉर्मूला जिसको आया मार्क्स मिल गया आधा, उन्होंने लैम्डा को डायरेक्टली सब्जेक्ट बना लिया। सॉल्व करने पर बेटा ये देखो 12,400 मैंने कहा था ना, 12,400 एंगस्ट्रॉम। मेरा क्या आंसर था, 12,400 एंगस्ट्रॉम। तभी ई ससुरा बोर्ड वाला लोग है, बोर्ड वाला लोग ऐसा करेगा एकदम लीप अप होती। इसको आप देखिएगा सैंपल पेपर CBSE के ऑफिशियल पे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इस डायरेक्टली आ गया। ठीक है चलिए आ गया ये। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है बच्चों, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। ऐसा कह रहा है कि दो वेवलेंथ है, एक लैम्डा 1 है 4000 एंगस्ट्रॉम, मैक्सी नाराज हो गए, एक है 4000 एंगस्ट्रॉम का और दूसरा है बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम का। इन दोनों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया है। अगर ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा है तो जब मैं ये वेवलेंथ लेता हूं तो मेरे को ये जो वैल्यू मिली है x1, और जब मैं 6000 यूज करता हूं तो जो मेरे को वैल्यू मिली है मिनिमा की x2, इन दोनों में लीस्ट वैल्यू सेंट्रल मैक्सिमा से किसकी है। तो ये सॉल्व करने के लिए ना हमें सोर्सेस के बीच का गैप पता होना चाहिए, जो कि गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है। तो हम अपनी सरलता के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक ही है दोनों वेवलेंथ के लिए, तो हमारी सरलता के लिए डी को 1 मीटर मान लेते हैं स्क्रीन और इसके बीच का, जो कि नॉर्मली हर क्वेश्चन में होता है, और इसको बच्चों हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। बहुत सरल तरीका। अब आप क्या करो, अब आप एक काम करो बच्चों, शर्त लगा दो फॉर डार्क फ्रिंजेस। क्या होता है, पाथ डिफरेंस xt बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 2n माइनस में 1 लैम्डा बाई 2। फर्स्ट डार्क फ्रिंज n1 2 इंटू 1 1 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो गया, x स्मॉल d बाई कैपिटल D। अच्छा यहाँ से अगर हम x को सब्जेक्ट बनाएं
सो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2d। लैम्डा कितना है बेटा, लैम्डा 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 4000, 4 गुणे 10 की घाते माइनस में 7, डी आपका 1 है 2 एंड देन डी आपका 10 पावर माइनस 2 मीटर कटा, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर। तो फॉर द वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द आंसर। एंड फॉर द वेवलेंथ, फॉर वेवलेंथ कितना, फॉर वेवलेंथ बच्चों x2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 d डिवाइडेड बाई 2 एंड देन d, ये कितना है 6000 है ना, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 ये आ गया। तो x2 आया 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 और x1 आया है बच्चों 2 इंटू 10 टू माइनस 5। अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के लिए मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या है, तो जब आपको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू बोले, यहां से मिनिमम वैल्यू, तब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर। हाँ जी, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू को जब आप रखेंगे इसमें, किसमें, इसमें, तो जो आपका बेटा वैल्यू मिलेगा वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए, वो डिस्टेंस मिनिमम होगा। या फिर ये वाली वैल्यू आप चाहे लैम्डा 2 के लिए रखेंगे तो भी वो मिनिमम ही देगा। आप बात समझ पाए? फिर से बोलो, ध्यान से सुनो। हमने स्मॉल डी कैपिटल डी कंसिडर करके दो डेटा निकाले और दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से बेनिफिट क्या मिला कि मुझे एक वैल्यू पता चल गई कि सेंट्रल ऑफ मैक्सिमा से वो कौन सा डिस्टेंस है जहां पर चाहे मैं ये वेवलेंथ रखूं चाहे मैं ये वेवलेंथ रखूं, मुझे एग्जैक्टली मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 6 इंटू 10 टू माइनस में 5। चलिए देखिए, तो इन्होंने तो किस प्रकार से लिखा है वो समझ के बाहर ही है, करेक्ट। अच्छा, इन्होंने एक और चीज, ये मैं समझा दूं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है भैया, कभी कभी 2n-1 होता है। जब आप 2n-1 लोगे तो बच्चों n बराबर आपको 1 से शुरू करना है, और जब 2n+1 होता है, ये देखो ये क्या है, 2n+1 लैम्डा बाई 2, यही तो है, भाग करोगे तो यही हो जाएगा। तो जब प्लस होता है तब आप n बराबर 0 से शुरुआत करेंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज। आप n बराबर 0 रखिएगा तो भी लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया जी, हाँ इसी में है, सॉरी ये रहा बेटा। अगला सवाल देखिए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda, the intensity of two sources are I. What is the intensity of the light at a point where the path difference between the wave front is lambda by 4? तो पहले तो हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है चीकू भैया? इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट में I1 I2 एंड देन cos phi, इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं क्योंकि ये सेम है, I स्क्वायर I हो गया एंड देन cos phi, ये 2i कॉमन, 1 प्लस cos phi, so this is going to be 2 cos square phi by 2, this is the formula, 2 cos square phi by 2। तो ये आपका आ गया 4i cos का स्क्वायर phi by 2, ये इंटेंसिटी मिल गई मुझे। बट कहता है पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 4 है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या पाथ डिफरेंस वाकई सवाल में लैम्डा बाई 4 कह रहा है। ये देखो, हाँ लैम्डा बाई 4 पाथ डिफरेंस। तो जब पाथ डिफरेंस पता हो तो फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। पाई बाई कितना हो गया, पाई बाई 2, करेक्ट। तो पाई बाई 2 रखूंगा तो यहाँ पर जैसे ही रखूंगा बेटा पाई बाई 2, तो देखो ऑलरेडी 2 है, तो ये हुआ 4i cos स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बाई 4, cos 45 1/√2, तो 1/2 क्योंकि स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, सो 4i बाई 2, द आंसर वुड बी 2i। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल था ये, यस 2i इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है कि P एंड Q आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ईच ऑफ मास भी दे रखा है और चार्ज भी दे रखा है। तो आप देख सकते हैं P और Q दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, उनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड भी दे रखा है। The two particles are equidistant 0.5 मीटर from the vertical y-axis, यहां से इनके बीच की जो दूरी है वो 0.5 मीटर है, ऐसा कह रहा है।
ओके, एट सम इंस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड बी स्विच्ड ऑन सो दैट द टू पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन कोलिजन। जाहिर सी बात है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से रहा होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर घूमता है तो वो सर्कल में चलने लग जाता है, गोल गोल घूमने लगता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो जब इनका सर्कुलर मोशन होगा तो हो सकता है एक दूसरे से कोलाइड कर जाए, और कोलिजन करने के लिए 100% दोनों का पाथ सेम होना चाहिए। यहां लिखेंगे हम, फॉर कोलिजन they must follow same circular path। दोनों को एक ही सर्कुलर पाथ को फॉलो करना होगा, तभी कोलिजन हो सकता है। और जब सर्कल बनता है तो रेडियस क्या होता है, चलो मैक्सी, r बराबर में mv अपॉन में qb। अब आप ये खुद निकालें, मास हमें दिया है, वेलोसिटी हमें दिया है, चार्ज हमें पता है, b हमें पता है, b भी पता है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा नहीं हमें चाहिए, सॉरी, रेडियस पता है बेटा, मास पता है, वी पता है, सब पता है। ये दूसरे का आंसर हो गया। पहला वाला जो आंसर चाहिएगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस ही बात है, ये अगर ऐसे गोल गोल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर, इधर इनवर्ड और द आउटवर्ड, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे चल रहा है ना तो फोर्स, क्योंकि ये भी तो फोर्स, करेक्ट, ये देखो ये ऐसे चल रहा है ना, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे जो बेटा पहली बार देख रहे हैं, इसलिए लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के फॉर्मूले से डायरेक्शन निकालने का तरीका है, अपने राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपनी पंजों को ले जाइए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दीजिए। अगर ये ऐसे गोल गोल चल रहा है और ये ऐसे गोल गोल चल रहा है, तभी ये टक्कर मार सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इसके लिए बेटा ये वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो फोर्स इधर होगा, करेक्ट। और अगर मैं ऐसे जाऊं, वेलोसिटी डॉट बाहर की तरफ है तो मेरा फोर्स इस तरफ है। तो अगर ये ऐसे सर्कल बना रहा है, ये ऐसे सर्कल बना रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। अब जरा इसके लिए देखिए, किसके लिए, पी के लिए, पी के लिए, पी पर फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए, तो ऐसे इस तरफ, आप समझ पाए, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर दूंगा, दिस इज वेलोसिटी, तो मेरा हाथ फिर से बाहर की तरफ होगा, फोर्स यहां लगेगा, तो ये ऐसे मुड़ेगा और ये भी ऐसे मुड़ेगा, हाँ, तो कोलिजन यहां हो सकता है, बिल्कुल सही। प्लीज ध्यान से देखिए, आप इसे रट नहीं सकते, इट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स बच्चों। ध्यान से देखो, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ दे रखा है, इसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए। तो ये जब सर्कल बना रहा होगा 0.5 का और ये जब सर्कल बना रहा होगा 0.5 का, तभी कोलिजन हो सकता है। और दोनों इस तरफ मुड़ेंगे, इसका मतलब है फोर्स ऊपर की तरफ है, तो दिस इज वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी आउटसाइड, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस में B, तो V और B से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा फोर्स होता है। सो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बोर्ड से बाहर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 और 25 का, न्यूक्लियस चैप्टर से बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। एक आपका बाइंडिंग एनर्जी का होता है, एक रेडियस का क्वेश्चन होता है और एक ग्राफ का होता है। देख लो कैसे क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ दे रखा है, अलग अलग पॉइंट है W, X, Y एंड Z। आपसे पहला सवाल पूछता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई द मोस्ट लाइकली टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन कौन चाहता है? न्यूक्लियर फिजन का क्या मतलब होता है? हैवी न्यूक्लियस शुड ब्रेक्स इनटू अ लाइट न्यूक्लियस सो दैट द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू गेट, जो कि हमारे एटॉमिक बॉम्ब के अंदर होता है। तो हैवी न्यूक्लियस जैसे 92 यूरेनियम हो गया, तो जितना भी हैवी न्यूक्लियस है वही फूटता है। तो इसमें से हैवी न्यूक्लियस कौन सा है? 190 वाला, जिसमें मास नंबर ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा मास नंबर होगा वो ज्यादा हैवी न्यूक्लियस है। तो आपका फिजन होगा बेटा हैवी न्यूक्लियस यानी कि W का, बिकॉज हैविंग द मोर मास नंबर। और न्यूक्लियर फ्यूजन लाइट न्यूक्लियस का होता है। लाइट न्यूक्लियस कौन है? इसमें से सबसे लाइट न्यूक्लियस Z है, लेस नंबर ऑफ मास नंबर, ठीक है। तो जिसका मास नंबर कम होगा वो लाइट न्यूक्लियस है, ऐसा हम लिख देंगे, जस्टिफाई द आंसर बोला है। सो फ्रॉम द ग्राफ यू कैन से दैट Z having the less number of mass number, that's why there will be a fusion, and for the Y there will be a nuclear fission। चलो ये देखिए लिखा भी हुआ है, तो 0.5 मार्क्स आपको रीजन लिखने पर और पहचानने पर मिल जाएगा। अगला सवाल, a cylindrical conductor of length I cross section area A is connected to a DC source under the influence of electric field set up due to source, the free electrons begin to drift in the opposite directions of the electric field। बिल्कुल सही, हमने देखा होगा थियरी में करंट इलेक्ट्रिसिटी के।
सवाल बोलता है ड्रॉ द कर्व शोइंग द डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन द रिलैक्सेशन टाइम। नाइस क्वेश्चन। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है E कैपिटल E m इंटू टाउ। VD इज इक्वल टू E कैपिटल E m एंड देन टाउ। क्या बोलता है यहाँ पर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ I एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कनेक्टेड टू अ DC सोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ड्यू टू द सोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ बेटा एक बार इस क्वेश्चन को वापस रीड करना, ग्राफ बनाने को पूछा है। अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से सोचोगे तो यार आपको लगेगा कि VD इज इक्वल टू E कैपिटल E बाई m इंटू टाउ हो गया, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन में, बट ऐसे नहीं सोच सकते क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, तो हम ऐसे फॉर्मूला वाइज तो कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि बीच में E आ जाता है। वी कांट से दैट VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ बिकॉज देयर इज E। यस डेफिनेटली ये कांस्टेंट है, बट E एंड देन टाउ रहता है, तो ये रिलेशन गलत है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अदरवाइज योर ग्राफ इज लाइक ऐसा, आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ग्राफ नहीं है। आप देखिए ग्राफ ऐसा है। अब ऐसे ग्राफ होने के पीछे का कारण क्या है समझना, समझिए बच्चों। ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वाइब्रेट करता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर या हीट में देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिटिव आयन के साथ बहुत कम समय में टक्कर मारेगा, रिलेक्शन से टाइम कम हो गया। इस ग्राफ के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको अगर ऐसा बोल रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब है इसका टक्कर बहुत स्लो हो रहा है। टक्कर बहुत स्लो हो रहा है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली कम है। समय ज्यादा, पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो समय बढ़ने के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। ऐसा ग्राफ है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि इफ द डीसी सोर्स इज रिप्लेस्ड at the source whose current changes its magnitude with the I is equal to I naught sin omega t, ये omega t है, omega 2 pi f होता है। So the question is the average drift velocity of free electrons over one complete cycle. Very easy। अगर ये सिनुसॉइडल फॉर्मेट आप देखिए, ये इस तरीके का ग्राफ होता है, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। फॉर वन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर सीधा सीधा इस प्रकार से आप लिख दोगे। देखो क्या लिखा है, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन एवरी हाफ साइकिल सो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो। हर हाफ साइकिल के बाद क्या होता है, बिल्कुल इतना ही लिखना है। हर हाफ साइकिल के बाद क्या होता है, जीरो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। तो 0.5 मार्क्स इसका लिखा, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन एवरी हाफ साइकिल सो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वापस यहाँ पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। आइए बच्चों अब सेक्शन सी की बात करते हैं। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला सवाल आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स एक्स एंड वाई एज शोन इन द गिवन ब्लॉक डायग्राम एंड ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए एक्स और वाई में यहां से गया और फिर वापस इसमें आ रहा है, ऐसा किस प्रकार के वेवफॉर्म में होता था? क्योंकि ये एसी सोर्स है, एसी से हमको यहां पर कुछ दिख रहा है, डीसी जैसा दिख रहा है, राइट? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली क्वांटिटी क्या कही जाती थी? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या कही जाती थी? रेक्टिफायर कही जाती थी। तो इसके लिए जो हमारा आंसर होगा, मैं आपको जरा इनके मार्किंग स्कीम पर लेके चलता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा लिखेंगे कैसे, क्योंकि वीडियो की लेंथ को हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, है ना बच्चों, सो दैट यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम। ये देखिए बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है चिकू भैया? ये देखो, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड था, तो एक्स और वाई गया फिर आया, इसका मतलब है क्या है कि वो फुल वेव रेक्टिफायर है। अब ये वाला जो देखिए, ये आउटपुट वेवफॉर्म फ्रॉम वाई है, क्योंकि जब यहां से इनपुट जाता है और एक और डीसी अप्लायंस लगाते हैं तो इसको कहा जाता था फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट वास्तविकता में हमारा जो रेक्टिफायर होता है उससे जो हमको आउटपुट मिलता है वो पूरी तरह से एसी नहीं होता बेटा, उसमें कुछ एसी प्लस डीसी होता है। उसको ऐसे पास कराते हैं कैपेसिटर से, यहाँ पर अर्थिंग लगी होती है
और फिर उसको लोड रेजिस्टेंस से पास कर देते हैं, तो अंत में हमको डीसी मिलता है, एकदम लास्ट में हमको डीसी मिलता है। तो ये रेक्टिफायर है, फिल्टर सर्किट है। और फिल्टर सर्किट में क्या होता है, इस प्रकार से थोड़ा सा आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत क्या होती है, वेरिएशन होती है, आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पर आते हैं, चल जो ये क्वेश्चन में कहा, हाँ क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स डायोड D1, कह रहा है बच्चों कि सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द डायोड D1, तो इसका वेवफॉर्म कैसा होगा। पहली बात, ये डायग्राम देख करके तो हम लोग को लग रहा है कि फुल वेव है, तो ऐसे 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 हमारे किताब में यही बना है, सीबीएसई ने ये क्या पूछ लिया, लॉजिकल। तो बच्चों अगर ये सेंट्रल टैप एग्जैक्टली यहां पर है, ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे होगा, ये थोड़ा नीचे होगा, तो यहां से यहां तक की जो वायर की लेंथ होगी वो उतनी ही होगी जितने की रिक्वायरमेंट है। बट जैसे ही मैं सेंट्रल टैप को थोड़ा ऊपर करूंगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर जाएगा, ये वायर छोटा हो जाएगा। आप जानते हो कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ। लेंथ घटा, रेजिस्टेंस घटा, रेजिस्टेंस घटा तो जो हमारा IR है वो कम हो जाएगा। IR का मतलब क्या है, वोल्टेज कम हो जाएगा। तो डायोड D1 से जब जब करंट बहेगी, तो जब जब आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, तो ये वाला थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, और ऐसा होगा, क्योंकि ये आपका D1 लेके जाता है आउटपुट, ये आपका D2 और ये आपका D2 देके जाता है। इसीलिए डायग्राम आपका आंसर में इस तरीके से बनाया, देखिए छोटा है फिर बड़ा है, छोटा है फिर बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा प्योर लॉजिक पर है। इवन 3 मार्क्स के सवाल में भी आप कहीं पे भी ऐसा नहीं पाएंगे कि कैसा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो हमें बहुत हद तक अच्छे से प्रिपेयर करके सब जाना चाहिए। देखिए जैसे 23 है, अब आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बड़ी पूछ लिया, क्योंकि इसको पता है सीबीएसई बोर्ड को, ससुरा को, कि बच्चे जेईई और मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। आप में बहुत सारे बोर्ड के बच्चे तैयार नहीं करते, लेकिन अब ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो सबसे लास्ट एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है बेटा, ये वहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया हुआ है, बट वो अब आपसे चाहता है कि आप प्रूफ करके दिखाओ। सवाल क्या है मैं समझ गया, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, वो कह रहा है कि कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में ना एक स्लैब रखो, एक बार एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और एक बार मेटल है। तो पहले बताइए कि इस सिचुएशन में ये थिकनेस है बच्चों, ये डिस्टेंस D1 मान लीजिए, ये डिस्टेंस आप D2 मान लीजिए, ये थिकनेस T है और ये थिकनेस लेस देन D है, तो इसके अंदर ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना हुआ। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, तो पोलराइजेशन की वजह से ये प्लस हुआ और ये माइनस हो जाएगा। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोल दूं यहां पर है, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है और एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर है, ठीक। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसा हो गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू, मैं कह दूं E0 इंटू D1। E0 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज वैक्यूम, यहां पर वैक्यूम है, प्लस E एंड देन T प्लस E0 इंटू D2। आई कैन राइट बच्चों E0 D1 प्लस में D2 प्लस में E बराबर E0 अपॉन में K इंटू T। भैया कहां से आया, इट्स अ फॉर्मूला। किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, E0 बाई K हो जाता है। T इज द थिकनेस। नाउ सी E0, I can write this D1 plus D2, D1 plus D2 as D minus में T। भैया कैसे, इनके बीच का पूरा गैप D था, तो हम लिखेंगे D बराबर D1 plus D2 plus T। तो D1 plus D2 D minus T प्लस बच्चों ये हो गया आपका E0 by K into T। देखो यहां से E0 कॉमन हो गया, तो V बराबर में E0 आपका कॉमन हो गया, E0 आपका कॉमन हो गया, D माइनस टी प्लस टी बाई के, आ गया आंसर, D माइनस टी प्लस में T बाई के। ओके, हम E0 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो शुरू में है वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये स्लैब नहीं था, तो E0 की जगह पर आप लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस में T प्लस में T बाई के। नाउ आई कैन राइट सिग्मा एज सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A, D माइनस टी प्लस में T बाई के। Q बराबर होता है बच्चों CV, क्या होता है CV, D माइनस टी प्लस T बाई के। तो ये V से V कट गया, तो C बराबर में आ गया A एप्सिलॉन नॉट
अपॉन डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। अब ध्यान से सुनिए, एक बार कहता है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में यही फॉर्मूला आएगा। एक बार कहता है कि मेटल लो, अगर ये मेटल होगा तो मेटल का के इन्फिनिटी होता है और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो सी बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस में टी फॉर मेटल एंड फॉर स्लैब, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, देखिए इसका मार्किंग स्कीम किस प्रकार से रखा है सीबीएसई ने। वो आपसे क्या चाहेगा, वो आपसे चाहेगा क्या क्या चाहेगा, आपको कैसे लिखना है। ओके ये देखिए बच्चों क्या क्या चाहेगा, क्या क्या चाहेगा जरा देखिएगा। 0.5 मार्क्स मिल जाएगा इस फॉर्मूला लिखने का। उसके बाद जो मैंने आपको समझाया एकदम सिंपल वे में समझाया है, 0.5 मार्क्स इसका है, ये फॉर्मूला है, इसको सॉल्व किया, लास्ट में आपका ये आंसर आया। फिर आपको ये दिखाना है कि के ग्रेटर देन 1, के को अगर आप 1 ले लोगे तो माइनस टी कट जाएगा ना, तो सी बराबर सीधा सीधा ए एप्सिलॉन बाई डी आ जाएगा। और कैपेसिटेंस क्या होता है कि इतना हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। ये कैसे आया टी बराबर डी, वो ये पूछा है कि कैपेसिटेंस कब मैक्सिमम होगा। बहुत सरल है, आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा भर दीजिए, आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर दीजिए, प्लेटों के बीच में पूरा भर दीजिए। तो जो फॉर्मूला है उसमें डी के जगह पर टी लिख दो, डी की जगह टी लिख दो, तो टी से टी कट जाएगा, टी ही डी है तो डी बाई के ऊपर चला गया तो के टाइम्स हो गया बराबर। और फॉर मेटालिक स्लैब के इज इन्फिनिटी, तो ये आपका आंसर है, इसका 1 मार्क्स दिया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल ये देखो, लिख करके ले लो, रे ऑप्टिक्स में से ये 4 टॉपिक हैं जहां से सवाल आएगा। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल, TIR, दूसरा लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, TIR, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप एंड कैसेग्रीन टेलीस्कोप, सबसे लास्ट है आया है। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ कैसेग्रीन टेलीस्कोप, तो कैसेग्रीन टेलीस्कोप बना दो। कैसेग्रीन टेलीस्कोप में क्या होता है बच्चों, तो एक यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव मिरर होती है, सॉरी प्राइमरी मिरर होती है। यहाँ से रेज आती है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आप सब जानते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा फोकस पर मिलती है, लेकिन ये फोकस पर मिले उससे पहले ही यहाँ पर लगा होता है एक सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव मिरर है, ये सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये यहाँ पर फोकस पॉइंट पर गिर सकता था, नहीं गिरा तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ये यहाँ पर जाता फोकस पर, लेकिन नहीं गिर करके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर लगी होती है कॉन्वेक्स लेंस। हम सब जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का काम है कि अगर फोकस पर गिरे तो ये सीधा आई में जाएगा और पैरेलल जाएगा, सो दैट वी कैन सी। ये डायग्राम हो गया। Why these types of telescopes are preferred over refracting telescope? तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में रिफ्लेक्टिंग कैसे, इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन का गेम है। क्यों हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल से ज़्यादा अच्छा हम ये वाला कर लेते हैं, उसका कारण है इसमें ना क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता। क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है, क्रोमेटिक एबरेशन होता है कि जब हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो कलर है वो फेड हो जाता है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट आती है ना, वो हो सकता है उसमें से रेड पहले गिर जाए और लास्ट में वायलेट होता है, तो उनके बीच में गैपिंग होती है, तो कलर फेड होता है, ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर इमेज होता है वो नहीं बन पाता। लेकिन इसमें एबरेशन नहीं होता, बिकॉज ये मिरर है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और उसमें रिफ्रैक्शन होता है, उसमें एक खतरनाक चीज होती है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबर्शन, टेक्स्ट बुक में लिखा है, राइट, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इसको बड़ा कर दूं बच्चों, so when we increases the size of the primary mirror, so what will happen, all the rays which are coming from the infinity can easily reflect, तो और अच्छा इमेज बनेगा। तो जितना बड़ा आप करोगे उतना अच्छा आपका इमेज मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 रीजन आप याद रखें। चलिए ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, अभी सेमीकंडक्टर से थियरी पर का ही बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछा है। सवाल देखिए क्या लिखता है, कहता है भैया ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर एट T = 0 एंड रूम टेम्परेचर। बहुत सरल, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, बेटा थियरी में आपको बताया गया था, एक तरफ कंडक्शन एनर्जी बैंड होता है और दूसरी तरफ आपका होता है वैलेंस बैंड। शुरू में 0 केल्विन टेम्परेचर पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में बैठे होते हैं। और एक और होता है ये किसका है, पी टाइप है, तो पी टाइप में क्या होता है पता है, एक्सेप्टर या डोनट सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डोनर, हाँ डोनर इंप्योरिटी। एन टाइप में डोनर इंप्योरिटी होता है, एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज करता है, पेंटावेलेंट। और इसमें होता है ट्राइवेलेंट, यानी एक को एक्सेप्ट करता है, तो जो एक्सेप्टर होगा वो यहाँ बैठा होता है, उसमें होल होता है, ये खाली दिखाना है। ये T = 0 केल्विन टेम्परेचर। और जैसे ही बच्चों रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिखा दीजिए ऐसे,
ये तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे जंप करके दिखा दो, कुछ एक आग दो यहाँ दिखा दो, मोस्ट ऑफ क्या होते हैं इसके अंदर भर जाते हैं। तो ये T इज इक्वल टू एट रूम टेम्परेचर और ये T इज इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हेन द स्विच इज क्लोज जस्टिफाई योर आंसर व्हेन द स्विच इज ऑन। ये कहता है कि आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड मतलब जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल डायोड मतलब जीरो रेजिस्टेंस। कहता है कि भैया बताओ विच कंडीशन विल बी द बल्ब ग्लो, बल्ब कब चमकेगा। देखिए होता क्या है बच्चों, बल्ब तभी चमकेगा जब पूरा का पूरा क्या है करंट इसमें से पास हो। अगर मैं स्विच को ऑन कर दूंगा ना, तो स्विच ऑन कर दिया क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, करंट आएगी, उसको पता है मेरे को यहाँ से नहीं जाना है। द मोर करंट विल पास थ्रू द डायमीटर एज इट इज ऑफ जीरो रेजिस्टेंस बिकॉज वी आर सेइंग आइडियल रेजिस्टेंस। आइडियल डायोड का मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो, तो पूरी करंट यहाँ से चली जाएगी, तो इसको बाईपास कर देगी यहाँ से ऐसे, कल ये ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये खुला हुआ है स्विच, तो खुला स्विच का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, करंट पास ही नहीं हो सकता, तो करंट यहाँ जाएगा भी तो मन बना लेगा, उड़ी बाबा मेरे को नीचे से जाना चाहिए, इसमें से ग्लो कर जाएगा। इसलिए स्विच क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, सो दैट बल्ब विल ग्लो। चलिए बेटा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। अ बॉय इज होल्डिंग अ स्मूथ होलो एंड नॉन कंडक्टिंग पाइप वर्टिकली विथ चार्ज्ड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए कि एक इस तरीके से पाइप है, इस तरीके से बच्चों पाइप है, और इस पाइप में ना एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कुछ दिया हुआ है। ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका हुआ नॉर्थ डायरेक्शन और ये आपका हुआ साउथ डायरेक्शन, ये आपका ईस्ट एंड वेस्ट। अब कहता है कि हमें इसको ईस्ट से वेस्ट चलाना है, ऐसे जब हम इसको ईस्ट से वेस्ट चलाते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल का जो बॉल है वो गिरता ही नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कीजिए, सब डेटा दिया हुआ है, सब डेटा दिया। द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। With what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball doesn't move along the axis? Also determine the direction of magnetic field. ये कितना तेजी से इसको चलाए बच्चों, ऐसे चलाए, इस तरीके से चलाए कि ये गिरे ही नहीं। जाहिर सी बात है ये तभी नहीं गिरेगा जब इसके वजन बल को यानी कि mg को कौन होल्ड कर ले, क्योंकि हम जहां इसे चला रहे हैं चार्ज पार्टिकल को वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी F is equal to QV cross B के according. So it is QVB sin 90. Obviously magnetic field should be at a 90 degree angle. और अगर mg नीचे लग रहा है तो फोर्स 100% यही होना चाहिए, और वो फोर्स कितना होगा, QVB. So from this equation can we find velocity? जी चीकू भैया, हाँ ना बोलो, that is your task. Everything is given, कैलकुलेट कर लीजिए। मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ। तो देखो मेरा थंब ऊपर की तरफ है, थंब बेटा क्या है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी इधर है, थंब ऊपर तभी आएगा जब मैं अपने हाथ को ऐसे बंद कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहां है पता है, बोर्ड के अंदर, ऐसे और ऐसे, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। तो अगर मुझे थंब को ऊपर रखना है तो मुझे मेरे हाथ को ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बंद कर रहा हूं मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ऐसे। तो नॉर्थ अगर ये था, ये साउथ था, फील द पॉइंट, नॉर्थ ये साउथ ही है, मैं ऐसे बंद कर रहा हूं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे हम लिखे ना आउटवर्ड डायरेक्शन तो भी सही है, या अगर आप इसे नॉर्थ मानते इसे साउथ मानते तो नॉर्थ से साउथ। ठीक है, एक बार जरा आपको दिखाता हूं इसको किस प्रकार से लिखना चाहिए। कहाँ क्या जी, हाँ जी ये देखो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सपोर्ट कर रहा है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी इतना हो गया, और अ फोर्स इज इन द अपर डायरेक्शन, सो फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग नॉर्थ टू साउथ, वही बताया मैंने, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। अच्छा कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं हो, वीआई कैंडिडेट्स के लिए है, नहीं होगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे अगले वीडियो में। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है लाइट रे एंटरिंग अ राइट एंगल प्रिज्म। देखो राइट एंगल पर ये एंटर ले रहा है, तो ये सरफेस से 90 डिग्री लाइन भी यही है और यही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ I0 है, I0 है तो रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, ये स्ट्रेट चला जाएगा।
लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45 है, तो ये 45 हुआ बिकॉज ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 45 हुआ। क्वेश्चन ये बोलता है कि ये एंगल 45 डिग्री से ऐसे ग्रेस कर गया, ऐसे ग्रेस कर गया। तो सवाल क्या कहता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इन फिगर 1। नाइस। फिगर 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या है? तो बहुत सरल, मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दूं। ये देखिए बेटा, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पर उन्होंने क्रिटिकल एंगल क्यों इस्तेमाल करा है? यहाँ पर इन्होंने क्रिटिकल एंगल क्यों इस्तेमाल करा है? तो बहुत सरल सी बात है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ही होता है n1 अपॉन में n2, और आई कैन से n रेयर मीडियम अपॉन n डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम हवा है तो 1 हो जाएगा, और डेंसर मीडियम दैट इज माई टास्क। साइन 45 इज 1/√2, सो n इज इक्वल टू कितना आया? √2। ये बात समझ गए आप लोग? तो n कितना आ गया? √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने टाइपिंग नहीं करी है हमारे एडिटर ने, बट मैं आपको सवाल समझाता हूँ। आप इसे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे बेटा, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो कहता है कि इसके जस्ट बाहर ना यहाँ पर एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है। ऐसे एक लिक्विड है, पहले हवा था अब एक लिक्विड है। अब कहता है कि अगर इसके जस्ट बाहर लिक्विड है तो बताइए कि क्या ये ग्रेस करेगा, क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी के अंदर? ऐसा होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। ये देखिए कहां गया जी, ये रहा क्रिटिकल एंगल। साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, तो जो हमारा n होता है वो आपका क्या होता है? n1/n2। तो दोनों के दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ले लो, Ng/nl, लिक्विड का ग्लास का, और लिक्विड का ग्लास का √2 था, लिक्विड का 2/√3 था जो मैंने प्रेडिक्ट करा था, तो √3/√2 आ गया। यहां पर आप रखोगे तो पूरा आंसर 54.6 डिग्री आएगा। इसकी चिंता मत कीजिए, सवाल में ही दिया है। अब देखो, मेरा क्रिटिकल एंगल आया 54.6 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? एंगल ऑफ इंसिडेंस था 45 डिग्री। क्या TIR होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ग्रेस करेगा? है ही नहीं। ये होने के लिए क्या होना चाहिए था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एटलीस्ट 45 डिग्री, तो नहीं है, वो 54.6 है। तो ना तो यहाँ पर ये ग्रेस करेगा, और ना ही तो बच्चों ये क्या करेगा। ये देखो लिखा, द रे नाइदर अंडरगोज ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस AC नॉर डजन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, सफर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो इंस्टेड इट पासेस थ्रू द सरफेस AC एंड अंडरगो रिफ्रैक्शन इनटू द लिक्विड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। n1 sin 45 इज इक्वल टू दिस। n1 हमारे पास है, साइन r हम निकाल लेंगे, sin 45 1/√2, और ये भी √2 दिया तो 1, तो √3/2 यानी कि 60 डिग्री। खत्म। बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल था बच्चों ये। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब सेक्शन डी। ओ हो, ये वो क्वेश्चन रहा। अब रेडी कर लेना ये, ठीक है? टेलीग्राम में आपको ही मिल जाएगा बच्चों। ये देखो, इस तरीके से डेटा दिया होता है। मैंने बोला ना, क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आपको इस तरीके से खपाना होता है एग्जामिनर को अच्छे सवाल के माध्यम से, तो इस प्रकार से डेटा अवश्य दे देते हैं। चलो पार्थ, आगे बढ़ते हैं। ये तो खुद कीजिए बच्चों। स्टेट द गाउस थ्योरम इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूजिंग दिस थ्योरम डेराइव द। तो एक आध दो सवाल आप लोगों को इसी तरीके से मिल जाएगा। डेरिवेशन है, इसका आंसर आता है 2k λ/r। ध्यान रखिएगा बेटा, डायग्राम बहुत अच्छे से बना होना चाहिए, और उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे वो मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। बहुत अच्छे से थियरी में मैंने सारी बातें एक्सप्लेन करी हैं, तो आप प्लीज़ इसे जाकर के रीड कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, इसके पॉइंट्स बताने हैं। क्रॉस सेक्शन, कर्व सरफेस क्यों नहीं मिला, इस सब का 0.5 मार्क्स बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? तो 2k λ/r इसी को λ/2πε0r भी बोलते हैं, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। या फिर आपको डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंकिंग विद द सरफेस। ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर। लिख दिया, मार्क्स मिल गया। यूज गाउस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन σ/2ε0। इसमें भी वही खास बात बच्चों, आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए पूरा का पूरा मैंने दबंग बैच में भी एक्सप्लेन किया है, और ये नोट्स खुद सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डायग्राम देख करके आप समझ सकते हैं कि ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परफॉर्म कर रहा है एज अ सर्कुलर मोशन। राइट बेटा, सवाल पूछता है इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल टू 2v0 द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू, एज यू नो दैट रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन में qb। अगर आप इसे डबल कर रहे हो तो ये ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, आंसर 2r। इफ v इज इक्वल टू 2v0 स्पीड डबल है देन द टाइम पीरियड ऑफ द वन रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड आपकी जानकारी के लिए बच्चों फॉर्मूला ये देखिए 2πm अपॉन में qb। कहाँ आया, इसमें स्पीड है ही नहीं, तो स्पीड पर टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड कितनी भी तेज हो उसको एक चक्कर लगाने में समय उतना ही लगेगा जितना कि पहले था, तो ओरिजिनल टी नॉट के बराबर ही होगा। नेक्स्ट है अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड b, इतना, ये 10 पावर 2 है बेटा। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं आपको ऐसा बोलूं कि f का फॉर्मूला होता है q v क्रॉस b। ये अगर x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में है तो i क्रॉस j का रिजल्ट k कैप होता है, एंड k कैप बेटा x और y से हमेशा 90 डिग्री पर है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगा। आए हाँ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है हमेशा। अगर ये x डायरेक्शन में ये y डायरेक्शन में तो इनका रिजल्ट z डायरेक्शन में। रिजल्ट कौन है, फोर्स है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब हम ये कह दें कि एक्सीलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। हाँ भैया, क्यों, क्योंकि z डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में, तो z और y के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो व्हाट यू कैन डू इज कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। क्लास 11 की फिजिक्स आ गई। तो बेटा इसे आप ऐसे ही कर सकते हो, देखिए कैसे कर सकते हो, कहाँ गया जी, यस। तो 2 i को i के साथ गुणा कर दीजिए, x इंटू 2x प्लस j कैप एंड देन j कैप, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस में 8/2 यानी कि माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू b देन ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और एंगल पर है, तो वो हेलिकल होगा। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं होगा, सर्कुलर भी नहीं होगा, हेलिकल होगा। और दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो क्यू वी क्रॉस बी में थीटा 0 साइन 0 0 गया, फोर्स लगेगा ही नहीं। बात आपको समझ में आई? ये सारी बातें बच्चों क्यू वी बी साइन थीटा बहुत बेहतरीन तरीके से आप दबंग बैच में सीख सकते हैं। तो थीटा 0 हो जाएगा, फोर्स आपका 0 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 0। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला वाला वापस एक केस स्टडी है, कुछ कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़िए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको कहानी पूरा पता हो तो क्या ही पढ़ेगा, तो ये आप पढ़ लेना एक बार, राइट। सवाल पर आते हैं, ये ग्राफ देखो, ये आपके किताब का ही ग्राफ है, एक एक करके हमें समझना और इसमें से करेक्ट आंसर देना है। ए एंड बी इन अ ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, प्लेट ए इज प्लॉटेड अगेंस्ट एनोड पोटेंशियल। ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटीज। ए और बी की सेम इंटेंसिटीज नहीं है, आप देख सकते हैं बच्चों, इंटेंसिटी ये है तो ए और बी का नहीं है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बी एंड सी हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, नो, बी और सी की सेम इंटेंसिटी है। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, यस बिल्कुल, बट सेम फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है इस तरफ, ये फ्रीक्वेंसी है और ये इंटेंसिटी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ही आपकी फ्रीक्वेंसी को रिलेट करती है, इक्वल फ्रीक्वेंसी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन अ जिंक प्लेट इज हीटेड, हैमर्ड, इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट। तो यूवी रेस गिराते हैं तभी होता है ना। अगला सवाल, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सोडियम कोरस्पॉन्ड टू अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, इट्स वर्क फंक्शन इज वेरी इजी बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है, 12400 मस्ट बी एंगस्ट्रॉम एंड देन लैम्डा। 500 नैनोमीटर है, इसको आप लैम्डा में उसमें बदल लीजिए। देखो कैसे बदला, नैनोमीटर मतलब -9 और मैं 10⁻⁻1 से गुणा भाग कर दूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 10⁻10 यानी ये एंगस्ट्रॉम, 10⁻1 इधर आ गया तो 5000 एंगस्ट्रॉम। तो कुछ मत करो, नहीं कुछ तो कर लो, 12400 और लैम्डा आपका 5000, ये डायरेक्ट आपको आंसर देगा। कुपच कुपच कट गया, 124/50 कर लेना, दैट विल बी योर आंसर, बट योर आंसर विल बी इन ईवी, यस ईवी में आएगा और उसको डिवाइड बाई 1.6 10⁻19 जूल से भाग कर लीजिए तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जूल में।
The maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from the surface when photons of energy 6 eV falls on its is 4 eV. The stopping potential is, as you know बच्चों, according to Albert Einstein's का equation K max is equal to HF माइनस में phi naught. तो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 6 है, और जो हमारा वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन पूछा है ना, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है सब 4. सही है ना. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 eV फॉल. हाँ, ये 6 eV गिरा हुआ, ये 4, तो फाई नॉट आपका 2 आ जाएगा. इसमें गलती क्या है, आप वहां देखेंगे तो कुछ अलग ही बताया, बट 2 इज द करेक्ट आंसर. अगला बोलता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड. किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को सब्सटेंस से बाहर निकालना है तो मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज वर्क फंक्शन. ओके, नेक्स्ट, राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. 2 लिमिटेशंस बहुत शानदार लिमिटेशंस है. ये नॉन लीनियर डिवाइसेस पर, नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए काम नहीं करता. जैसे सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन नहीं बता पाता. टेम्परेचर कांस्टेंट हो तभी ये रिलेशन है, V = I है. टेम्परेचर वेरी किया, रिलेशन गायब. तो ये सेमीकंडक्टर के लिए काम नहीं करता. टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो काम नहीं करता. ग्राफ आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर के ग्राफ बना दीजिए इस प्रकार से. एक आपका जेनर डायोड का बना दीजिए. जेनर डायोड का ऐसा रहता है, ठीक है. अ हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वोल्टेज. बहुत अच्छा सवाल है. एक हीटिंग एलिमेंट है, मान लो लाइट, ऐसे बेटा एक लाइट है, वो कनेक्टेड है 100 वोल्टेज के सोर्स के साथ, और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा. क्यों? क्योंकि वोल्टेज बैटरी है ना. 1 ओम बोला था, 1 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 ओम, ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 ओम. तो मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, वेरी इजी. क्या ये करंट I = हम लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन द रेजिस्टेंस. ये अगर R है, ये छोटा r है, तो दिस इज गोइंग टू बी R + R. सो R + R is equal to 100/10 which is 10, और R आपका 1 है ही, so 10 - 1 is equal to 9 ओम. अब ये जो रेजिस्टेंस 9 ओम आ रहा है बेटा, वो देखो क्या लिखा है, इनिशियल करंट ऑफ 10 एम्पियर एट रूम टेम्परेचर. यानी ये जो वैल्यू आई है वो मैं कह सकता हूं 20 डिग्री सेल्सियस पर मुझे 9 ओम मिला है. आगे पढ़िए. What is the power consumed by a battery itself after the steady temperature of 320 डिग्री सेल्सियस is attained? तो 320 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर वेरी किया. अगर टेम्परेचर वेरी किया तो ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा. We know the relation between resistance with temperature. R320 is equal to R20 ब्रैकेट 1 + अल्फा 320 माइनस में 20, ये रिलेशन है. R20 कितना था? 9. 1 प्लस अल्फा, अल्फा है 3.7 इंटू 10⁻³ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी -4, तो पावर -4 हो गया. ओके, और 320 में से 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300. समझ गए ना? इसको आप सॉल्व कर लीजिए. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 10 के आसपास आएगा, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा, तो लगभग 10 के आसपास आएगा. कितना? 10 ओम के आसपास आएगा. तो जब रेजिस्टेंस इतना हो गया तो पावर कंज्यूम्ड कितना हुआ? तो पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला ही होता है बच्चों I² × R. I² × R. I बराबर कितना? तो E/में R + R का होल स्क्वायर इंटू R. बट किसमें से पावर कंज्यूम बोला है? हाँ सही है. व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ बैटरी? बाय अ बैटरी. तो यहां पर मुझे बैटरी का रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, ठीक है, ये. और E मेरा कितना था? 100 बटे में बच्चों R कितना आया? 10, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1. तो 10 + 1 का स्क्वायर, और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है ही, तो ये हो गया इतना, और 11 × 1. सॉल्व कर लीजिए. जो भी आपका आंसर आएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, एंड दैट टू इन व्हाट. प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा. ऑलराइट, अगला सवाल अच्छा सवाल है, बहुत मतलब मजा आ गया, फील आया इस क्वेश्चन को देख करके. यूजिंग किरचॉफ लॉ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज. वॉच माय वीडियो बच्चों, इधर यू कैन वॉच दबंग और द फुल NCERT derivation video which is available in the description box or in the comment section. मैं ये सवाल बताता हूँ. A wire of uniform cross section and resistance of 12 ohm is bent in the shape of circle as shown in the figure.
तो 12 ओम का रेजिस्टेंस था, उसको इस तरीके से काट दिया है, मतलब मोड़ दिया, नॉट काटा है। यहाँ एंगल 60 है और बीच में सी और डी के बीच में डायमेट्रिकली 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस पोर्शन में कितना रेजिस्टेंस आया, इस पोर्शन में कितना रेजिस्टेंस आया और इस पोर्शन में कितना रेजिस्टेंस आया। फॉर दैट रीजन यू आर आउट। कि कौन करता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं ऐसा बोलूं कि यार इसका पूरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया, 12, तो 6 ओम यहां होगा और 6 यहां होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहां से यहां तक 6 है, यहां से यहां तक 6 है। मैं ऐसा बोल दूं 180 डिग्री में 6 है, हाँ भैया, क्योंकि मुझे 60 डिग्री वाला पोर्शन दिख रहा है। तो मैं ऐसा बोल दूं 180 डिग्री में 6 है, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री में रेजिस्टेंस 6 ओम। यहां आप लिखना एंगल एंड रेजिस्टेंस, ऐसा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो बच्चों 60 डिग्री में रेजिस्टेंस कितना, तो ये हो गया आपका 60 इंटू 6। बेसिकली वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कटा 6 3 18 और 3 दूनी 6, यानी कि नम 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 आए 60 इंटू 6 है ना, हाँ हो गई 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 180, 2 ओम आया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर पूरा 6 था, ये वाला पोर्शन 2 है, तो ये आपका 4 होगा, क्योंकि 2 और 4 6। वापस यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे 2 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि यार ये तो वेस्टर्न ब्रिज जैसा है। बिल्कुल, ये देखिए 4 ओम, बीच में बच्चों यहाँ पर 10 है, बाजू में भी कितना है 4 है, और नीचे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर भी क्या है 2 ओम है। खुपच खुपच एंड हिचकियाँ, वोल्टेज एक बैटरी लगा दिया है, एंड दैट टू ऑफ 8 वोल्टेज। आई बात समझ में? ओके। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से तो करंट पास ही नहीं होगी क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज रेशियो सेम है। पहला सवाल क्या बोलता है, पहला सवाल क्या बोलता है, पहला सवाल ही गायब हो गया। Resistance of 10 ohm is diametrically opposite C and D. A battery of EMF 8 volt is connected between A and B. Determine the current flowing through arm AD. आर्म AD से कितनी करंट जाएगी, यहां से, इसमें से कितनी करंट जाएगी। गुड क्वेश्चन बच्चों। तो देखो इसमें से तो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये वेस्टर्न ब्रिज है, आप जानते हो, तो आप लिख देना ड्यू टू वेस्टर्न ब्रिज इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इन इट बिकॉज वोल्टेज सेम हो जाता है। मैं एक बार पूरा बना के आपको फिर से बता देता हूँ। ये 4 ओम था, ये आपका 2 ओम है, इसके बाद वापस यहाँ पर 4 ओम है, ये आपका 2 ओम है, खिलाड़ी निकला CBSE, और ये आपका 8 वोल्टेज है। उसने क्या किया पता है, इसी में आपको किरचॉफ रूल वूल सब दे करके डरा दिया, बट मैं बिना किरचॉफ रूल के आपको इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी करंट चली है पहले हम वो करंट निकाल लेंगे। वो करंट होगा मेन वोल्टेज अपॉन में ओवरऑल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बेटा कितना हो गया, आप ऐसे लिखना, ऐसे सर्कल बना के लिखना, 4 and 4 बोथ आर इन सीरीज, आंसर इज 8 ओम। 2 and 2 they both are in series, the answer is 4 ohm. Now the 8 and 4 both are in parallel, तो इसका जो आंसर हुआ 8 into 4 अपॉन 8 plus 4, 8 चौके 32, 8 4 12, किससे कटेगा, 4 8 32, 4 3 12, इट इज 8/3। ऑल राइट, सो ये हुआ 8/3 कट गया, सो आंसर इज 3 एम्पियर। बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द मेन करंट विच इज पासिंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज अगेन कमिंग टू द नेगेटिव साइन ऑफ द बैटरी। बट बेटा क्या इस ब्रांच की रेजिस्टेंस और इस ब्रांच की रेजिस्टेंस सेम है? बिल्कुल भी नहीं। इस ब्रांच से कितनी करंट जाएगी, दैट इज योर टास्क। इसमें से जितना जाएगा उतना इसमें से जाएगा। तो यहां पर लगता है करंट डिवाइडर सर्किट रूल, करंट डिवाइडर सर्किट, करंट डिवाइडर फॉर्मूला, इसे याद कर लो बच्चों, बहुत हेल्पफुल है। जैसे अगर मान लो यहां से जाने वाली करंट I1 है ना, तो I1 का फॉर्मूला होता है मेन करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। चीकू भैया एक बार फिर से, बिल्कुल देख बेटा, मेन करंट मैक्स लिखा है ना, मेन लिख दो, मेन करंट कितनी थी 3, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, यहां से जा रहा है तो अपोजिट रेजिस्टेंस ये लेना है, दैट इज 8 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, 8 4 12, 3 चौके 12, 8 ये 2, तो 2 एम्पियर। तो नीचे वाले से करंट जाएगा 2 एम्पियर, ऊपर वाले से जाएगा करंट 1 एम्पियर, बिकॉज ओवरऑल करंट कितनी है 3 एम्पियर। सो इसकी सहायता से आप आसानी से करंट डिवाइडर से निकाल सकते हो बच्चों। चलिए आइए अब आगे बढ़ जाते हैं।
नंबर 32 पर आते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द बेसिक प्रिंसिपल। अगेन बेटा यू कैन वॉच दिस, लर्न दिस फ्रॉम दबंग फ्री ऑफ कॉस्ट और दी फुल डेरिवेशन वीडियो। बहुत अच्छे से उस पर एक्सप्लेन किया हुआ। थियरी बताने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन हो, दिमाग लगाना हो तो मजा आएगा, आप उसको देख लीजिएगा। With the help of diagram, explain the principle of the low to high gain. This is transformer. ये भी आप देख लीजिएगा। हाँ, इसमें कुछ कुछ अच्छे सवाल है, जैसे राइट एनी टू सोर्सेस ऑफ द एनर्जी लॉस। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, जब थियोरी पढ़ोगे बेटा तो वहाँ पे पता चलेगा। हिस्टेरेसिस लॉस है, एडी करंट लॉस है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स अ लो इनपुट वोल्टेज टू अ हाई आउटपुट वोल्टेज। डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कह रहा है कि अगर लो वोल्टेज को हाई कर दे रहा है तो एनर्जी बढ़ा दिया ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ कैसे? गलत, आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, एनर्जी को नहीं। वास्तविकता में जो फॉर्मूला होता है V इंटू आई होता है। ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि अगर हम जहां पावर बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, वहां वोल्टेज को बहुत हाई रख देते हैं, जिससे करंट बहुत कम होता है। करंट कम होता है, लॉस कम होता है, हम वही चाहते हैं। तो बेटा पावर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वोल्टेज हाई है तो करंट कम है। तो जब वोल्टेज हाई करंट कम है तो पावर कांस्टेंट, एंड पावर इज बेसिकली रेट ऑफ एनर्जी। तो कहाँ एनर्जी का बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द लास्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A giant refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is angular magnification of the telescope in the normal adjustment? Please mark this line. अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला है, इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी पर चाहता है, और अगर आपका इमेज इन्फिनिटी पर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई, अदरवाइज 1 प्लस डी बाई एफ ई बाई डी हो जाएगा अगर आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर जाएंगे तो। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 15 है और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, 1/100 कर दीजिए तो ये आ गया 1500। बाय द वे ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 100% एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इससे आपको आइडिया लगा लेना है कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसकी एक वीडियो आने वाली चैनल पर, दबा के कमेंट कीजिए, इसी वीक में आपको मिल जाएगा। Second, if this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is this and the radius of lunar orbit is this. Lunar orbit मतलब जिस ऑर्बिट में आपका मून है, तो जैसे मान लीजिए ये मून है, ये रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट है और यहाँ पर आपका लेंस है, तो इसके डायमीटर ऑफ मून ने यहाँ पर कितना एंगल बनाया? तो मैं ऐसा लिख दूं, डायमीटर ऑफ मून at objective lens divided by lunar orbit radius must be equals to। क्यों इक्वल कर रहा हूं, इधर देखिए। अब इस चंद्रमा का इमेज बनेगा यहां लेंस पर, और वो भी लेंस के फोकस पर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा फोकस, और ये हो गई डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द चंद्रमा। तो ये एंगल जो है वही इसके लिए भी तो है, तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए था कि एंगल सबटेंडेड when we are observing the moon through objective lens must be equal to the angle subtended by the diameter of the image। तो इंफिनिटी पर है चंद्रमा, तो इसका इमेज फोकस पर बनेगा, तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून at the objective lens upon lunar orbit radius must be equals to diameter of image upon the focal length। इस फॉर्मूले को रट लो बच्चों, डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, डायमीटर ऑफ इमेज निकाल लो, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस। अगेन दिस इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट्स व्हाई बच्चों आई एम सेइंग दिस। एनसीईआरटी के बुक बैग एक्सरसाइज आर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान से देख लेना, और ये एग्जाम में आ सकता है। तो जब भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्वेश्चन आए, तुरंत दो लेंस बना दीजिए। एक आपका FO होता है, एक आपका FE होता है, इनके बीच का जो गैप होता है वो L होता है। इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस बोलते हैं। पहले इमेज यहाँ कहीं पर आती है, पहले लेंस से, जिसे हम VO कहते हैं, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, और यही आपका UE हो जाता है। कभी कभी UE आपका FE होता है अगर फाइनल इमेज आपका कहाँ बने, इन्फिनिटी पर, तो या फिर ये आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन होता है। अब आप देख लीजिए आपके पास गिवन क्या है, 6.25 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, 15 सेंटीमीटर, मतलब L आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। एक 6.25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, 6.25 कौन सा है,
आई पीस बड़ा होता है, यस दिस इज एफ ई। और एक है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर। जनरली देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आई पीस बड़ा होता है। डायग्राम बनाया आपने एफओ ले लिया, एफ ई ले लिया, एल ले लिया। अब केस 1 पर चलिए। पहला केस बोलता है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी आपका इमेज, अगर इमेज, इफ इमेज, बहुत सरल है बेटा, एक बार खाली याद रखो, इफ इमेज एट LDMDV, मतलब मुझे पता चल गया कि जो फाइनल इमेज कौन देता है, आई पीस यहाँ देता है, और फाइनल इमेज को मुझे LDMDV पर लाना है। तो LDMDV कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कहाँ आ रहा है, इस तरफ। वर्किंग रेस ऐसी है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वर्किंग रेस है। यहां से डिस्टेंस लूंगा तो ये आपका क्या होगा, -25 सेंटीमीटर। और मुझे एफ भी पता है 6.25 सेंटीमीटर। बड़े स्मार्टली बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, मैं नहीं करा रहा बेटा, आपको खुद ही करना है, मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपने लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, 1/FE 1/BE माइनस 1/UE। यहां से आप क्या निकाल लोगे, UE निकाल लोगे, ठीक है। UE मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव आने से पता चलेगा कि यहां पर बन रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं यहीं पर रख देते हैं नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव आया तो इसका मतलब यहाँ कहीं पर है। अभी कुछ भी आया होगा 15 से कम होगा, तो आप लिखेंगे VO इज इक्वल टू 15 माइनस में UE। डोंट टेक द वैल्यू ऑफ UE एज अ नेगेटिव while you are putting over here, because वो नेगेटिव सिर्फ बता रहा है towards left from आई पीस। तो आई पीस से लेफ्ट की तरफ बना है, ठीक है। तो यहां से VO मिल गया, जब VO मिल गया तो वापस बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप लिखोगे 1/FO विच इज गिवन, 1/VO जस्ट आया, माइनस में 1/UO, तो आपको ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस मिल जाएगा। यही सवाल था कि अगर हमारा इमेज फाइनली LDMDV पर आना है तो किस तरफ बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ पर होगा, ये पार्ट ए। इसी का पार्ट बी में कहता है कि इमेज को आप कहाँ ले आओ, इन्फिनिटी पर ले आओ। तो बच्चा अगर इमेज को आप इन्फिनिटी पर लाना चाहते हो तो UEFE हुआ ना भाई, इस लेंस से फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पर, मतलब UE ही आपका FE है। तो FE तो ऑलरेडी आपको पता है, तो सीधा सीधा VO इज इक्वल टू 15 माइनस में FE 6.25 है, कितना आया, 15 में से 6 चला जाएगा तो 9, यानी 8.75। 8.75 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ VO अगेन बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस में 1/UO। शुक्ला जी मेरा दरवाजा बंद कर दो, या तो तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा गलती मत करना ऐसे। डायरेक्ट ओपन करके बैठ गए हो यार, क्लास चल रही भाई। ओ भैया जाइए बाजू में बैठिए, 10 मिनट बाद आइए, तुरंत जाइए तुरंत जाइए तुरंत जाइए। फ्लो बिगाड़ रहे हो यार, क्या बोलते रहो बच्चा लोग। कमेंट जरूर करना शुक्ला जी के लिए। शुक्ला जी बड़े आदमी हो गए, घमंडी हो गए भैया, मैथ्स के टीचर न बन गए हैं, वो भी खान ग्लोबल स्टडीज़ पर, ठीक है। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके UO निकाल लो, खत्म, आ गया आंसर। अब इसमें कुछ और पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। अरे धै ससुर धै। इस वाले केस में बच्चों LDMDV पर फॉर्मूला होता है VO UO 1+D/FE। चाट लीजिए इसको एकदम आइसक्रीम की तरह। यहाँ फॉर्मूला होगा VO/UO इंटू D/FE। खेला खत्म, पैसा जम भौजी नाचे चमाचम, एवरीथिंग इज गिवन। हाँ एक और बात, जब आप मैग्निफिकेशन निकालो तो इनमें किसी भी वैल्यू को साइन कन्वेंशनली मत लेना, बिकॉज ये ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के बाद आया हुआ है, ठीक है। चलिए बेटा हो गया, दैट्स इट, खत्म। ओहो ओके बेटा दैट्स इट, खत्म, ठीक है। चलो तो यहाँ होता है सब कुछ समाप्त। अब ये जो नोट्स मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, और जो CBSE का सैम्पल पेपर है ऑफिशियल, ये दोनों ही हम हमारे टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जुड़ जाइए। मोर देन 50,000 विद्यार्थी हैं जो एक्सेस करते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस आप में से जितने भी विद्यार्थियों को नीट की तैयारी करनी है बेटा, नीट 2025 या 26, तो आप अपने चीकू भैया से लाइव पढ़ सकते हो, वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस के साथ। भारत का एकमात्र संस्था है खान ग्लोबल स्टडीज़, ठीक है। मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले काफ़ी समय से, 6-7 महीने से, आपको पता होगा, नहीं पता है तो पहली बार बता रहा हूँ। बहुत बार लाइव में बताया बट अब समय नहीं मिलता, क्योंकि आपके चीकू भैया स्पेशली खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पर नीट पढ़ा रहे होते हैं। तो वो यूट्यूब चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। प्लस मात्र 1500, मात्र मेरा, अगर सिर्फ मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो ओनली 500 फीस है, पूरा का पूरा नीट
पूरा कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी में भी पढ़ाया है और इंग्लिश में भी पढ़ाया है सेपरेट बैच के साथ। तो इसकी जानकारी आप सीधा खान ग्लोबल स्टडीज विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको हम मिल जाएंगे। प्लस बेटा अब अगला जो वीडियो होगा वो होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगले 1 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ना है सो दैट आप यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 90+ मार्क्स। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं मुलाकात करता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।